वेलकम इन दिस टाइमलाइन सीरीज। अभी तक हम लोगों ने एक लेक्चर में 1950 और जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो सारा का सारा पढ़ा हुआ था। ठीक है, जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने 4 वर्षों को एक साथ कवर किया था, 51, 52, 53 और 54 को। कई सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि लेक्चर एक बार में पूरा ठीक से प्रिपेयर नहीं हो पाता है, चूंकि 4 वर्षों में 5 वर्षों में डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसको थोड़ा चेंज करके पढ़ते हैं। चेंज करके मैं अब की बार लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक वर्ष में घटित जितनी भी घटनाएं हैं उन सबको हम एक साथ देखेंगे, यानी रोजाना हम लोग केवल एक वर्ष को स्टडी किया करेंगे। ठीक है, तो अब से इस सीरीज को हम कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करने वाले हैं कि एक दिन में एक ईयर पर्टिकुलर हमें तैयार करना है, ताकि हमारी टाइमलाइन जो है ना वो ठीक से तैयार होती रहे। ओके, तो आज का जो ईयर है वो है वर्ष 1955, 1955 को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो 1955 देखने से पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, इनकी बात करें तो हमने आपको बता रखा था कि वर्ष 1951 में चुनाव स्टार्ट हुए, उसके बाद में 1952 में उनका रिजल्ट आया और 5 ईयर प्लानिंग से स्टार्ट कर दी गई। पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो लागू करी गई। पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से लेकर के 1956 तक के लिए बनाई गई थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी इसके लक्ष्य क्या थे? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ। दो लक्ष्य इसके रखे गए थे कि हमें कृषि का विकास करना है और साथ साथ आर्थिक विकास भी करते रहना है। इस तरह का प्लान हम लोगों ने तैयार किया था, हमारी सरकार ने तैयार किया था। ठीक है, हिंदी में बात करें तो कृषि विकास एवं संतुलित आर्थिक विकास करना मूल लक्ष्य था इस चीज का। जो पहली योजना थी उसमें जो हमारा टारगेटेड ग्रोथ रेट था यानी टीजीआर था, वो था 2.1% का। हमारी सरकार ने टारगेट रखा था कि इस पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट है वो हम लोग अचीव करेंगे 2.1% की। ठीक है, ये हमारा टारगेट था, पर हमने टारगेट से काफी बेटर किया। क्या बेटर किया? हमने जो एक्चुअल ग्रोथ रेट थी हमारी उस वर्ष में, उस पंचवर्षीय योजना में, वो आई थी 3.6% की, यानी हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। पर दैट वाज नॉट इनफ। ये उस समय की स्थिति के हिसाब से ठीक नहीं था। मतलब हमें बहुत ज्यादा तरक्की चाहिए थी। कारण था चूंकि हमारे पास में फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा थी। ठीक है, हाँ, इसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्या, कि ये जो पहला पंचवर्षीय योजना है ना, ये कब से कब तक लागू रहा? तो 1951 से 1956 तक, ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि किस मॉडल पर ये योजना आधारित थी? तो वो मॉडल है, इसको बोलते हैं हैरेड डोमर मॉडल। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो फर्स्ट पंचवर्षीय थी, जो पहला पंचवर्षीय योजना है ना, ये किस मॉडल पर है? तो ये है हैरेड डोमर मॉडल पर। ओके, इस पंचवर्षीय योजना में हमने भाखड़ा नागल, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड बैराज जैसी जो मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट थे ये स्टार्ट किए थे। ठीक है, जो कि हमारी आगे जाकर के ग्रोथ का हिस्सा बनने वाले थे। तो अब स्टडी करते हैं 1955 की महत्वपूर्ण घटनाओं को। जो पहली घटना है वो है लॉ कमीशन का गठन होना, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विधि आयोग। वर्ष 1955 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, जो इसका गठन है 1955 में एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। एमसी सीतलवाड़ कौन है? तो ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी थे, जिनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन थे? तो आंसर रहता है हमारा एमसी सीतलवाड़। ड्यूरेशन की बात करें तो जो विधि आयोग है ना, ये प्रत्येक 3 वर्षों में इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय इसका गठन करते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो करंटली जो है ना वो 22nd यानी 22वां विधि आयोग जो है ना वो फंक्शन कर रहा है, चल रहा है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो यह है ऋतुराज अवस्थी। अब बात कर लेते हैं कि इसका कार्य क्या है। अगर हम इसके कार्य की बात करें, विधि आयोग का कार्य होता है कानूनी जो है ना सुधार पर फोकस करना, कानूनी सुधार पर रिसर्च करना और भारत सरकार को सलाह देना कि कानूनों को और अच्छी तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं या इनमें इम्प्रोवाइजेशन की क्या आवश्यकता है। ये सारा का सारा काम इनका होता है। और अगर इसके बारे में बात करें कि विधि आयोग जो है ना, ये कैसा पैनल होता है, तो जितने भी कानूनी विशेषज्ञ होते हैं वो सारे के सारे लोग इस पैनल में होते हैं। इसकी जो अध्यक्षता है वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जो जज हैं वो करते हैं। अगर हम बात करें कि ये किसके अधीन कार्य करता है, तो ये न्याय और कानून मंत्रालय के सलाहकार के तौर पे काम करता है, उनके अधीन काम करता है। जो डेटा हमने डिस्कस किया उसके बारे में कुछ बिंदु हमने यहाँ पर डाल रखे। कानूनी सुधारों पर रिसर्च करना, कानूनी सुधारों पर रिसर्च करना, भारत सरकार को सलाह देना विधि आयोग का मूल कार्य है। अगर हम बात करें पैनल की, तो कानूनी विशेषज्ञों से बना हुआ पैनल होता है, जिसके जो अध्यक्ष है ना वो कौन होते हैं? वो होते हैं रिटायर्ड जज। अगर हम कुछ और बिंदुओं की बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि विधि आयोग जो है ना ये ब्रिटिश काल के दौरान कब फॉर्म हुआ था, कब बना था? तो ये 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था ना, उसमें इसका पहली बार मेंशन किया गया था। जिसके जो अध्यक्ष हैं, जो विधि आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। राजभाषा आयोग, अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजभाषा आयोग से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1955 में इसका गठन हुआ। इसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 344 में इसका वर्णन है।
अगर हम बात करें कि ये आयोग जो है ना किसकी अध्यक्षता में बना था, तो बीजी खेर, इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता है कि नागपुर में इसको लेकर सम्मेलन हुआ था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, याद रखिएगा। राजभाषा आयोग के कार्यों की बात करें तो हिंदी भाषा का विकास करना, जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं हिंदी भाषा को डेवलप करने का, वो ये करते हैं। संघ की आधिकारिक भाषा और अन्य राज्यों की जो भाषाएं हैं ना, उनके बीच में समन्वय बिठाना, संचार का माध्यम बनना। आप जानते हैं कि भारत सरकार जो है ना, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वो भाषा जिसमें सरकारी कामकाज निपटाए जाते हैं। अंग्रेजी में भी निपटाए जाते हैं और हिंदी में भी कार्यों को किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो। पर राज्यों में जाएंगे तो बहुत सारे राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग अलग हैं। तो ये जो गैप है ना, इसको फिल करना ही इसका कार्य है कि दोनों केंद्र और राज्य मध्य में समन्वय कैसे बिठाला जाए, इसका मूल कार्य जो है ना, इनकी जिम्मेदारी बनता है। राजभाषा विभाग की स्थापना की बात करें, विभाग की स्थापना की बात करेंगे तो वर्ष 1975 आंसर देना होगा आपको। आयोग अलग है, विभाग अलग है। विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ओके, तो याद रखिएगा। अगला जो इवेंट है वो है सिटीजनशिप एक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नागरिकता अधिनियम की बात करें तो वर्ष 1955 में पहली बार नागरिकता अधिनियम देश में लाया गया था। अब अगर हम आज तक बात करें तो वर्तमान में नागरिकता अधिनियम में कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। आपने देखा होगा अभी 2019 में सीएए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेकर के बहुत सारा विरोध हुआ था और अभी उसकी जो अनुशंसाएं हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो अभी लागू करी गई हैं कुछ समय पहले। तो अगर हम बात करें संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है, तो संविधान का जो भाग 2 है वहां पर अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन है। नागरिकता के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको जानना चाहिए। नागरिकता भारत में 5 प्रकार से दी जाती है। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 वंशानुगत, नंबर 3 पंजीकरण और नंबर 4 देशीकरण, और नंबर 5 हो गया किसी क्षेत्र को भारत में मिलाए जाने पर। यदि हम किसी क्षेत्र को अपने भारत का हिस्सा बनाते हैं तो उसमें रहने वाली सभी की सभी जो आबादी है ना, वो अपने आप स्वतः ही भारत की नागरिक बन जाएगी। ये हमें याद रखना है। इसके अलावा नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके हैं। नागरिकता समाप्ति की अगर हम बात करें तो मूलतः 2 तरीके हैं। पहला क्या है, कोई व्यक्ति स्वतः नागरिकता त्याग दे, यानी वो सिटीजनशिप खुद ही छोड़ दे, खुद ही क्विट कर दे। दूसरा क्या है कि यदि किसी अन्य देश के नागरिक दूसरा है यदि किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे कंट्रियों में दुनिया के डुअल जो सिटीजनशिप है उसका कॉन्सेप्ट है। यदि कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही निलंबित हो जाती है, ऐसा नियम है हमारे यहाँ। दूसरा है कि अगर आप पर देशद्रोह लागू होता है, यदि आप देशद्रोह करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे देशद्रोह प्रूव होता है, तो भी आपकी नागरिकता जो है ना वो खारिज कर दी जाएगी। अगर हम बात करें कि भारत में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे होंगे, कई बार हम लोग देखते होंगे एनआरआई, कई बार देखते होंगे पीआईओ, कई बार देखते हैं ओसीआई। क्या होता है ये सब कुछ, इसको जान लेते हैं जरा। भारतीय कितने प्रकार के हैं, तो एक होते हैं वो लोग जो कि सिटीजन है, जैसे हम लोग आम नागरिक हैं जो भारत में ही रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत में वोट करते हैं, ये सब के सब। दूसरे होते हैं एनआरआई। एनआरआई मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये है तो भारतीय पर भारत में रहते नहीं है, किसी कारण से ये भारत के बाहर रहते हैं, हो सकता है जॉब करते हों या पढ़ाई करने के लिए गए हों या कुछ भी हो सकता है, भारत के बाहर रहते हैं पर ये हैं भारत के नागरिक, इनको बोलते हैं एनआरआई। ठीक है, बात करते हैं पीओआई की। पीओआई की बात करें तो इनको बोलते हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं। जैसे आपने सुना होगा कल्पना चावला का नाम, सुनीता विलियम्स का नाम। ठीक है, ये लोग अंतरिक्ष में इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, तो जब कभी भी बात आती है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है तो कल्पना चावला का नाम आता है। भारतीय मूल की थी, वो भारतीय नागरिक नहीं थी पर हाँ मूल यानी रूट्स उनकी इंडियन थी। उनके पिता, उनके दादा या उनके जो पीढ़ियां हैं वो इंडिया में ही रही थी, तो इंडियन रूट्स के थे, तो उनको बोलते हैं भारतीय मूल के नागरिक। ठीक है, अगर हम बात करें जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है ओसीआई का, ओवरसीज रीजन ऑफ इंडिया। इसकी बात करें ये क्या होते हैं, ऐसे नागरिक जो भारत से बाहर रहते हैं और उन्होंने नागरिकता भी भारत के बाहर किसी देश की ले रखी है, पर उनका लगाव भारत से बहुत ज्यादा है, वो भारत बार बार आते जाते रहते हैं किसी काम से, अपनी फैमिली से मिलने। ऐसे लोगों को एक कार्ड बनाकर दिया जाता है जिसको हम लोग ओसीआई कार्ड बोलते हैं। इस कार्ड के माध्यम से क्या होता है कि आप बिना वीजा के भारत में आ जा सकते हैं, है ना, कुछ समय तक यहाँ ठहर भी सकते हैं, उसके अलग प्रोविजन दिए होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। याद रखना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेकर बहुत सारा विवाद हुआ था। ठीक है, तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पास हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझते हैं जरा, हिंदू विवाह अधिनियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो ये है, लाने की बात करें तो इसका उद्देश्य था विवाह संबंधी जो कानून है और विवाह जो विच्छेद संबंधी कानून है, इनमें एक रूपता लाना। भारत हमारा बहुभाषी देश है, बहुत सारे कल्चर हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज जो है ना वो फॉलो किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर कई बार ये देखने को मिलता था कि एक व्यक्ति जो है ना एक खास रीति रिवाज से शादी कर रहा है और दूसरा व्यक्ति एक अलग रीति रिवाज से शादी कर रहा है। अब कई बार ऐसा होता था कि 2 अलग अलग समुदाय के लोग हैं,
और वो लोग आपस में शादी करते थे, तो इस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट होता था कि किस प्रकार के रीत रिवाज से की गई शादी को मान्यता दी जाएगी। तो इसमें एक रूपता लाना था, इसको लेकर के कानून लाए गए थे। दूसरी बात क्या थी कि जब दो लोग अलग होते हैं विवाह से, मान लो वो नहीं साथ रहना चाहते हैं, तो ऐसे में किसको क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, किसको किसका संरक्षण मिलेगा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, इसमें डिस्कस करी गई थी। अगर हम बात करें कि इसका प्रभाव किन लोगों पर लागू है, तो ये कानून हिंदुओं के सभी पंथों पर, जितने भी पंथ हैं हिंदुओं में, उन सब पर लागू होता है। जैन लोगों पर लागू होता है, बौद्धों पर लागू, उसके अलावा सिख लोगों पर लागू होता है। अगर हम बात करें भारत में विवाह के तरीकों की, तो आपने एक तरीका सुना होगा कि भारत में कई सारे जगह या कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर पकड़ के शादी कर दी जाती है। कई सारी मूवीज भी इस पर बन चुकी है, आपने देखा होगा। इस तरह की चीजों को, इस तरह के घटनाक्रम को रोकना भी इसका एक उद्देश्य था। नाउ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल। शुरू कर लेते हैं इसको। तो अनटचेबिलिटी एक्ट की बात करें, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में पास हुआ। अब हम इसकी बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ना, वो अस्पष्टता के बारे में बात करता है। पर्पस क्या था, क्यों लाना पड़ा? हमारे यहाँ पर भारत में बहुत सारी जगहों पर छुआछूत लागू रहा है, बहुत समय तक छुआछूत होता रहा है। सार्वजनिक स्थानों की बात करें, वहां पर छुआछूत होता था। पूजा स्थल, होटल, सार्वजनिक यातायात साधन, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान आदि स्थानों पर भेदभाव को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया था, ये कानून लाया गया था। तो इस कानून का महत्व तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी आबादी जो है ना, वो कवर होती है। इस कानून के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें टाइमलाइन के हिसाब से याद रखनी पड़ेंगी, जिनमें क्या है, अगर हम बात करें 1976 की, तो इसी कानून में संशोधन किया गया और इसको एक नया नाम दिया गया, जिसको बोलते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ चुका है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ, तो 1976 लगाइएगा। ठीक है, और अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट कब पास हुआ, तो 1955 लगाइएगा। फिर दोबारा क्या किया, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और 1989 में इसी कानून को SC/ST एक्ट के तौर पे क्रिमिनलाइज करने के लिए परिभाषित किया गया था। मैं दोबारा बताता हूँ, SC/ST एक्ट, जिसको हम लोग ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्रों में हरिजन एक्ट के नाम से जानते हैं, या अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम का भी इसको नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसको संशोधित किया गया और क्रिमिनलाइज कर दिया गया, इसमें सजा का प्रावधान कर दिया गया था। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, कंफ्यूजन भी बहुत सारा होता है, तीन प्रकार से अलग अलग इसके नाम है, तो ये पूरी चेन आप फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पर देखते हैं। ओके, वांडुंग सम्मेलन 1955 की बात करें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है वैश्विक स्तर पर। अगर हम बात करें 1955 में, तो वांडुंग सम्मेलन हुआ। वांडुंग सम्मेलन जो है ना, ये इंडोनेशिया का एक शहर है वांडुंग, वहां पर ही सम्मेलन किया गया। क्या था सम्मेलन, क्यों करना पड़ा? तो इंडोनेशिया के वांडुंग शहर में इसको आयोजित किया गया था। पहला बिंदु ये हो गया जो एग्जाम में आता है। दूसरा क्या है, इसे हम लोग एफ्रो एशिया सम्मेलन भी कहते हैं। एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे जो कंट्रीज थे ना, वो गुलाम थे, वेस्टर्न पावर्ड के लिटरली गुलाम थे। तो ऐसे में क्या था कि जो नए नए आजाद हुए देश थे ना, इनका एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज शामिल हुए थे। तो इनको दोनों के जो नाम है, उनसे मिला जुला कर एक नाम बनाया गया था, जिसको बोलते हैं एफ्रो एशिया सम्मेलन। ठीक है, नए आजाद हुए देशों का ही सम्मेलन था। इसके अलावा एक बिंदु आपको और याद भी रखना है, क्या आपने एक टर्म सुनी होगी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यानी तीसरी दुनिया के देश। तो जो पश्चिमी देश है ना, ऐसे देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, जो उनके हिसाब से बहुत पिछड़े हैं, जहां पर लोगों को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते हैं, है ना, साफ सफाई नहीं रहती है, क्लाइमेट को लेकर बहुत ज्यादा सजग नहीं है। ये उनका अपना वर्जन है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। आप लोग अपनी राय दीजिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। या SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, हम सब जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। ये बिंदु मैंने यहाँ पर डाल रखा है कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक क्या है, तो आप बताइएगा। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करें SBI जो है ना, इसको और भी किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो कई बार पूछा जाता है कि एक बैंक था, मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। एक बैंक था जिसको बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी और कालांतर में यही बैंक जो है ना, जाकर के SBI बना है। SBI जो है ना, भारत का बहुत बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। जहां जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसेज नहीं है, जहां जहां पर RBI काम नहीं कर पाता है, ठीक है, उन सभी जगहों पर RBI के एजेंट के तौर पर संस्था कार्य करती है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला, भारतीय गोल्फ संघ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भारतीय गोल्फ संघ की स्थापना जो है ना, ये वर्ष 1955 में हुई थी। स्थापना कहाँ हुई थी, ये एग्जाम में आ चुका है, रेलवे इसको पूछ चुका है। तो स्थापना इसकी कलकत्ता में हुई थी। अगर हम बात करें वर्तमान में भारतीय गोल्फ संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर जो है ना, वो कहाँ है, वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी तक सबसे जो महान भारत के खिलाड़ी हुए गोल्फ के फील्ड में, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जीव मिल्खा सिंह। आपने देखा होगा कि 2008 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। आइकॉनिक पिक्चर आई थी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आया कि भारत के सबसे महानतम खिलाड़ी का नाम बताओ जो गोल्फ से संबंधित है, तो उनका नाम रहेगा जीव मिल्खा सिंह। ठीक है,
चलिए, अगर हम बात करें इन जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम लोग 1955 पढ़ रहे हैं, तो इस समय पर अगर हम देखें कि अथॉरिटीज़ क्या है, यानी देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है, किसकी सरकार चल रही है, कांग्रेस सत्ता में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है ना, ये हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं और जो जेएल नेहरू हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो अथॉरिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब हम लोग 57 में पहुंचेंगे, ठीक है, तब जाकर के नए इलेक्शन होंगे, तब उनके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस सीरीज में, इस जो ईयर है पर्टिकुलर, इसमें आपको ये याद रखना है कि देश की आर्थिक कंडीशन कैसी थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो हमने कैसे लाई, क्या क्या लागू हुआ था। और उसके अलावा ये जो क्वेश्चन मैंने 1955 के बताए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप में से जो बच्चे जीएस को थोड़ा भी फॉलो करते होंगे तो उन्हें आइडिया होगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन दिखे हैं एग्जाम में बहुत बार, और इनको लेकर के आपको कन्फ्यूजन भी रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि कन्फ्यूजन दूर होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप फॉर द बेस्ट।